बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने वालों की फहरिस्त जो है वो तवील होती जा रही। उसमें वो भी लोग हैं जो बहुत अरसा खामोश रहे, उसमें वो भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे, उसमें वो भी लोग हैं जो गाहे बगाहे कभी मुतहर्रिक दिखाई देते रहे और कभी खामोश दिखाई देते रहे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट नहीं पड़ा, तो अब आके पढ़ना शुरू हो चुका है। ये जो बड़े बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? कारकुनान किस हद तक मुत्तहिद रहेंगे या किस हद तक मुंतशिर हो जाएंगे? एक नई पार्टी के कयाम के हवाले से जो बातें मंजर आम पे आ रही हैं, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग कर पाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसने अपनी वर्कर्स कन्वेंशन में तेजी लाने का फैसला कर लिया। शहर शहर वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया जाएगा। वो जो तसलसल एक बार मुनक़ता हो चुका था और तमाम तर तवज्जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरकूज हो चुकी थी, अब सुप्रीम कोर्ट से नजरें हटी हैं और फिर अवाम की तरफ रुजू करने का फैसला कर लिया गया। अब जो एक नया बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट है, ये किस हद तक मुस्तनद होगा और ये कितना पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जगह दे सकेगा? इसके साथ साथ बिलखुसूस बात की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के काम को जो रोक दिया है और उसे गैर आईनी उसकी तश्कील को करार दिया है, तो उसके मंदरजात क्या होंगे? राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, बात का आगाज सबसे पहले ये ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से करते हैं। क्या समझते हैं? 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा और उसने फैसला दे दिया कि ये गैर आईनी है, और अटर्नी जनरल को भी उन्होंने ये बावर करवाया कि आप जो मेरा बेंच से अलहदा होने का मुतालबा कर रहे हैं, ये गैर आईनी है, ये नशिस्त है, मैं नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें एक तो मैं इसे कहूँगा कि आज पहली शिकस्त है हुकूमत को, और ये मैं नहीं कह रहा लफ्ज़, ये ख़ुद मुझसे आज एक अहम तरीन हुकूमती ज़िम्मेदार ने कहा। मैंने उससे पूछा इस वाक़े के, इस आर्डर के आने के फ़ौरी बाद। अच्छा, मैंने उससे 2 दफ़ा पूछा। पहले मैंने उससे 5:30 से 6 बजे पूछा। मैंने कहा आज एक फ़ैसला आना था, क्या बना भाई? आप लोगों को पता होगा। उन्होंने कहा जी नहीं, सब मैनेज है, फ़ैसला नहीं आएगा। मैं कहा अच्छा जी। उन्होंने कहा जी जो हमारा एहतजाज हुआ था ना, उसके बाद तो कोई फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ सोचिएगा भी नहीं। मैं कहा अच्छा। मैंने चले, जब फैसला आया तो मैंने दोबारा उसे फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया जनाब वाला, आप बैठे भी इस्लामाबाद में हैं, आप बातें भी ये मुझे समझा रहे थे, तो ये क्या हो गया? पता उसने क्या कहा? उसने कहा हम इससे बड़ा रिएक्शन देंगे, ये आज हमारी पहली शिकस्त है, और अगर हमने पहली शिकस्त पे ही हार मान ली या पहली शिकस्त का जवाब ना दिया, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में हमें कई ऐसी शॉटें मिलेंगी जो हमें आउट कर देंगी। अब वो आउट हो जाएंगे, हम ऐसी शॉट्स हमें लगेंगी, क्या बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। मैंने कहा क्या मतलब, क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा जी आज रात को एक अहम मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में हम फैसला करने जा रहे हैं कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, इन फैसला करने वालों के ख़िलाफ़ अब हमने इंतहाई, उसने ये लफ्ज़ अदा किया कि इंतहाई अहम तरीन कदम उठाया जाएगा। मैंने कहा यार क्या आप ये अफोर्ड करते हैं? उसने कहा जी मरने से बेहतर होता फिर मार दो। यासिर साहब, ये लफ्ज़ अदा की है उसने। ये आज का फैसला मुतवक्किल यही था। सुबह से जो हेयरिंग हो रही थी, राना साहब, यहाँ पे सवाल ये बनता है, जब उनके पास पूरा मंजरनामा इस वक्त है, एक पार्टी के मुखालिफ बयानिया है, और बयानिया वो मजबूत भी होता चला जाएगा कि जब रियासत के तकद्दुस की बात है, तो वो सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो अब भी वो टकराव की सियासत क्यों चाहते हैं? अच्छा, ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है, यहाँ चंद लोगों की राय है कि शायद ये, मुझे सिर्फ इस जमात का, जो हमारे इक़्तिदार की जमात हैं, इनका ज़रा आप माजी उठा के देखें ना, किस दौर में किस किस के साथ इनका टकराव नहीं हुआ? किस दौर में? कोई एक इनका इक़्तिदार ऐसा मुझे बता दें, कोई एक इक़्तिदार जिसमें इनका इक़्तिदार में रहते हुए अहम अदारों के लोगों से टकराव नहीं हुआ? कोई एक मुझे दौर बता दें। ये कोई एक से मुझे याद आया, इनके हिमायती हैं, वही बात करते हैं। ये वाहिद मियाँ नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने 4 बार इदारों से टक्कर ली, और वाहिद वही थे जिन्होंने 4 बार सुलह कर ली। और वाहिद वही लीडर है कि बाकी कौम सारी पाकिस्तान में वो बाहर है। ये भी तो एक कमाल के लीडर है ना। बाकी सारी कौम पाकिस्तान में वो बाहर है, इस वक्त में भी वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये भी उनको क्रेडिट देना आप।
तो बात यह है यासिर साहब कि ये तसादम होना है, इस तसादम की तैयारी वो कर रहे हैं। आपको आज रात से कल से इसका रिएक्शन नज़र आ जाएगा, इस पर आपको गुफ्तगू होती नज़र आएगी, बल्कि गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। मैंने 3 टॉक शोज में देखा है, एक में राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, बाकियों में बाकी लोग भी बात करना शुरू हो गए हैं। तो ये तो शुरू हो गया काम। तो इस दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, आज सुबह से जब समात शुरू हुई थी, क्या अंदाज़ा नहीं था सबको कि समात में जो गुफ्तगू हो रही है, जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक बात की जा रही है, जिन 2 फैसलों का हवाला दिया गया कि ऑडियो लीक्स पे ये 2 फैसले हुए थे, इस पर आगे कार्रवाई चलेगी। राणा साहब, इस पे ये है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जब एक तरफ इन सब की कंपेन जारी है तो दूसरी तरफ इबहाम इस बात का पाया जा रहा था कि इलेक्शन के नताइज किस हद तक मुरतब होंगे इस पूरे मंजरनामे में। दूसरी बात ये कि क्या इलेक्शन अक्टूबर में होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन के हवाले से बहुत सी बातें पहले बाज़ में सुनाई दे रही थी कि इलेक्शन हो सकते हैं, IMF के साथ हमारी डील होगी तो तभी इलेक्शन होंगे, बजट की मंजूरी होगी तो तभी इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो तभी इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो तभी इलेक्शन होंगे। अब ये सारा मंजरनामा देखते हुए क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें मामूल पे आ चुकी? बड़ी अच्छी बात आपने की है। ये जितनी बोलने की इजाज़त है उतना बोल देता हूँ, आपको भी जितनी बोलने की इजाज़त है आपने बोल दिया। मैंने उतना ही सवाल किया, मैं राय के अंदर रह के, हम भी राय के अंदर रह के, आइन के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के बात करेंगे। जो PDM चाहती थी उसके मुताबिक उन्हें ग्राउंड मिल गई, जो PDM चाहती थी उसके मुताबिक उन्हें ग्राउंड मिल गई। आज मरियम नवाज का जलसा, इजाज़त मिल गई, जलसा हो गया, सारी हुकूमत के इंतज़ामिया जलसे में लगी रही, नो डाउट अच्छा जलसा हो, मानना चाहिए अच्छा जलसा। मैंने बिहारी से पूछा, अच्छा क्राउड था, हो गया। आपके सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ जमात, उसके सारे फन्ने खान लीडर सियासत को अलविदा कह के चले गए। बस सैफुल्लाह नियाज़ी जैसा शख्स माजरत से, जो शायद कभी कौंसलर भी नहीं बन सकता था, उसको इमरान खान ने सेनेटर बना दिया, मज़ीद सेनेटर जा रहे हैं। मुराद रास, सबसे बड़ा मैं जिसको समझता हूँ वो है असद उमर। फिर वो औरत शीरी मज़ारी, मुसर्रत जमशेद चीमा डटी रहती थी, मैंने बड़ा देखा इनको। मलीखा बुहारी, याद है आपको 25 तारीख को किस तरह आंसू गैस की शैलिंग खाती रही, डटी रही वहाँ पे। और भी बहुत से लोग हैं, अभी कल और मज़ीद जाएंगे, परसों भी जाएंगे, चौथ भी जाएंगे। किसी ने तो मुझे यहाँ तक कहा है, मुझे कन्फर्म नहीं है और बात मैं, मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि हो सकता है कल हमाद अजहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो दिल तो बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं मानता था, नहीं इसी दुरुस्त कह रहे हैं। दिल के अब रास्ते PDM के रास्ते गए सारे खुल। PDM के पास बेहतरीन वक्त है इलेक्शन करवाने का। चले राना साहब, इस पे सियासी तजिया मजीद भी कर लेते हैं, कानूनी उमूर के ऊपर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब ने। पंसोटा साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। पंसोटा साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, मामला ये हुआ कि एक तरफ वफाकी हुकूमत तश्कील देती है एक जुडिशल कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस की राय नहीं ली जाती। पहले तो ये बताइएगा कि ये क्या गैर आईनी है या वफाकी हुकूमत का इस्तिस्वाब है? दूसरा ये कि आज अटॉर्नी जनरल खड़े होके ये कहें कि चीफ जस्टिस बेंच से अलहदा हो जाए, तो क्या वफाकी हुकूमत ये डिक्टेट कर सकती है या मुतालिबा कर सकती? देखिए जी, आपकी दोनों सवालों का जवाब एक तो आज के जो 5 नंबर बेंच है उसके ऑर्डर में भी आ गया है, और वो बड़ा उन्होंने क्लियरली ये 2 बातें हो रही है कि देखिए, एक तो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है 2017 के कानून के तहत कमीशन बनाना। उस कमीशन बनाने के अंदर वो ऑफकोर्स किसी शख्स पर मुश्तमिल ये कमीशन बना सकते हैं, लेकिन कुछ आगे SOPs होते हैं। लेट्स से अगर आपने CCP लाहौर के नीचे से किसी SP को अपने साथ तैनात करना है, तो ये नहीं हो सकता कि आप उस SP को उठाएं और अपने साथ ले जाएं और उसको इन्फॉर्म भी ना करें। एक क्लार्क ने भी जाना हो तो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दे के फिर छुट्टी लेके इन्फॉर्म करके, कि हर जो सर्विस है उसकी SOPs होते हैं। तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को विदाउट इन्फॉर्मिंग द चीफ जस्टिस, विदाउट सीकिंग इंफॉर्मेशन कैसे अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन? पहले तो ये बात है, तो मेरे नजदीक कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पर ही गलत है, बिकॉज ये आर्टिकल 175 के खिलाफ है।
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। इतना तो गवर्नमेंट कल को किसी जज को उठा के अपनी मर्जी से कोई सियासत करना चाहे, कोई फैसला लेना चाहे तो वो कर सकती है। दूसरी बात यह है कि इस कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए भी गलत है क्योंकि उनके आगे एक इलीगल एविडेंस रखा गया जो कि इलीगली ऑब्टेन्ड है कि वो उस एविडेंस के ऊपर आगे प्रोसीड करें। वो प्रोसीड इसलिए नहीं कर सकते कि जिस एविडेंस की इनिशियल एविडेंशरी वैल्यू ना हो, जो एक चीज कानून के तरीके से ऑब्टेन ना की हो, उसका आप उनके आगे प्लेस नहीं कर सकते। तीसरी बात आपने की कि क्या फेडरल गवर्नमेंट यानी थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑब्जेक्शन ले सकती है। देखिए, आप किसी भी जज के ऊपर कोर्ट में जाके ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि बायस, लेकिन वो उस जज के ऊपर है कि वो उस बायस की बेसिस पर या उस एलिगेशन ऑफ बायस की बेसिस पर अपने आप को बेंच से रिमूव करता है कि नहीं करता। बट यहाँ पर तो काम पकड़ लिया फेडरल गवर्नमेंट ने कि जब जाते हो कहते हैं जी फलां 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 शख्स को जो है ना वो बना दे। अगर लाइक माइंडेड बेंचेस वो कहते हैं तो फिर अनलाइक माइंडेड बेंचेस भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसी तफरीक नहीं होती, इसीलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कुछ इख्तियार दिए गए हैं अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनिंग है, कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये वहाँ जाते हैं, जाके कहते हैं कि फलां, अब लेट्स चीफ जस्टिस साहब अलहदा हो जाते हैं, फिर उन्होंने कहना था दो और करते। तो उन तीनों के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा तफसील से, बल्कि आज अटॉर्नी जनरल साहब को कहा भी कि मैं आज तैयारी करके आया हूँ बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप इस किस्म की बात करेंगे, और साथ उसको ऑर्डर में भी रिड्यूस कर दिया कि एलिगेशन ऑफ बायस जो है अनलेस के सब्सटैंशियल एलिगेशन ऑफ बायस हो और आप प्रूव कर सकते हो कि जज का ये जो रवैया है इसकी वजह से ये मुतासर हो सकती है प्रोसीडिंग, उसके बगैर तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट लेवल पर चीफ जस्टिस साहब को नहीं बात कर सकते, बल्कि गैर मुनासिब बात। अच्छा अहमद भाई, आपको क्या नज़र आता है, हुकूमत इस फैसले को मान लेगी? मेरी हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई तो उसने कहा जी अब तो हमें पहली शिकस्त है और हम पहली शिकस्त की सूरत नहीं मानेंगे, नहीं तो आगे शिकस्त ही शिकस्त हमें होगी। और अगर हुकूमत इसी चीज़ को कहती है कि आप कंटिन्यू रखें जी, हम देखेंगे, फिर अगर हुकूमत नहीं मानेगी जी, जो कि ऑफकोर्स उनका इस वक्त तो वतीरा यही है, तो हुकूमत इसके लिए भी तैयार है कि कल को हुकूमत की बात भी कोई नहीं मानेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि हुकूमत उस वक्त बहुत एक मसल फ्लेक्स कर रही है ऑन द बेसिस कि जी उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कल को याद रखिए कि जब फिर हुकूमत डिसीजन देगी, बल्कि हुकूमत तो इस मुल्क में डेमोक्रेसीज को तो कोई किसी खाते में समझता ही नहीं है। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जो डेमोक्रेसीज के साथ किया हुआ, अगर आज सुप्रीम कोर्ट आपका आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, ये कहना कि जी हम उनका डिसीजन नहीं मानते या उनकी बात नहीं मानते, ये आर्टिकल 189 की सीधी सीधी नफी है, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीजन जो है वो मातहत अदालतों और इदारों पर बाइंडिंग होंगे इन एज मच एज दे डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसके साथ साथ आर्टिकल 190 ये कि दे हैव टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ दंगाई उल्टी बह रही है, वो कहते हैं जी हमें ये फैसला नहीं पसंद, आप ऐसे करें, 6 नंबर वाले को बिठा दें, 12वें नंबर को बिठा दें, फलाने को बिठा दें, इसको बिठा दें, तो फिर हम फैसला मानेंगे। इस तरह तो कल को चीफ जस्टिस साहब ला के कह दें कि आप ऐसे करें जी कि आप फलाने पार्लियामेंटेरियन को प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो फिर मैं मानूंगा आपकी बात। ये डेमोक्रेसी के अंदर कन्फाइंस रखे गए। अच्छा, इधर एक अगर दूसरी राय ले ली जाए, आप ये कहते हैं कि ये कमीशन की जो तश्कील है ये गैर आइनी है, तो उस कमीशन के अंदर जो 3 जजेस हैं वो 2 सीजेस हैं और एक सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि ये गैर आइनी बाइंडिंग के ऊपर बुनियादों के ऊपर हम इससे तफ्तीश करवाई जा रही? पहली तो बात यह कि उन जजेस की हद तक जो मैं समझता हूँ गलत बात है कि दे शुड नॉट हैव जॉइंड दिस कमीशन अनलेस, उनको पहली बात ये कहनी चाहिए थी कि हमें चीफ जस्टिस साहब ने परमिशन लेनी है या दी नहीं है। उसके अलावा अगर वो कमीशन का हिस्सा बन जाते हैं फिर तो जो टीओआर उनको प्रेजेंट किए जाएंगे उनसे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो कमीशन के अंदर बैठकर एक कमीशन के पावर्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कल को लेट से हुकूमत कोई बहुत अजीब सा कमीशन बना दे, मतलब आई डोंट इवन वांट टू गिव एन एग्जांपल, और कह दी कि ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठ जाए, तो ये तो उनको जेपटाइज करने वाली बात है, उनको सियासत में या किसी और इशू में उतारने वाली बात है। तो इसलिए हमेशा चीफ जस्टिस साहब से पूछा जाता है और चीफ जस्टिस साहब कह सकते हैं कि मैंने नहीं बैठना या मैंने अपना कोई जज नहीं देना। इस तरह की सिचुएशन में एक ये जो एक चेक और आउट रखी गई है, एक बेसिकली सेफ्टी वाल्व, वो इसलिए रखा गया। और ना देखे ना जी अगर लेट से अभी अहमद भाई, अभी आपने कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगा उस पर इनेप्ट भी लगती है और सुप्रीम कोर्ट फिर किसी की बात नहीं मान, कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा। आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी अहम तरीन बातों को नहीं माना गया। मिसाल के तौर पर 14 मई इलेक्शन नहीं माने गए, उससे पहले इलेक्शन की तारीख नहीं मानी गई और उसके दरमियान में इलेक्शन की तारीख नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि रकम अदा करें, नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया सिक्योरिटी अदा करें, नहीं मानी गई। इसके अलावा मुतअद्दिद चीज़ें ऐसी हैं और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था यहाँ पे जलसा ना हो, फ़लाँ जगह पे जलसा भी हो गया, गालियाँ भी निकल गई, हर चीज़ हो गई।
तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आप मुझे बता दें ताकि मेरी थोड़ी सी मेरे इल्म में इजाफा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से अहकामात हैं जो मौजूदा हुकूमत ने मान ली हैं। राना साहब एग्जैक्टली यही बातें हो रही थी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने लेटर लिखना था और वो बहुत चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बन के सारे वहाँ जाते थे इकट्ठे होके और लगता था कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर रेवोल्यूशन आ गई है और पता नहीं क्या हो गया और इसी किस्म की बातें की जाती थी कि हम नहीं लिखेंगे और उन्होंने नहीं लिखा। इवेंचुअली ही वाज डिसक्वालिफाइड और उनसे अगले प्राइम मिनिस्टर ने आके लिखा फिर लेटर और लेटर लिखने के बाद फिर उनको अबाइड वाई भी करना पड़ा। वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब जो थे या उस टाइम पे जो जजेस साहब थे जो उसको हेड कर रहे थे जस्टिस खोसा और ये वो थोड़े जरा और तबीयत के जजेस थे। हमारे इस वक्त एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो बिलीव करते हैं रिस्ट्रेंट में, लेकिन एक टाइम आएगा जो कि अब आई एम श्योर वेरी सून आ जाएगा जिस टाइम पर उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और कल को अगर सियासी बंदा कोई भी डिस्क्वालीफाई हो गया, जिस तरह तलाल चौधरी साहब हैं, फिर वो निहाल हाशमी साहब हैं, वो सारे वो आज जो मर्जी कर लें, सियासत नहीं कर सकते। इसी तरह अगर लेट से कल शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या कोई और बड़ी एक दो जो पॉलिटिकल पोजीशंस हैं वो खाली हो जाती हैं, तो उन लोगों को सोचना पड़ेगा। आज के दिन तक देखें नवाज शरीफ साहब के ऊपर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। तो मेरा नहीं ख्याल ही उस हद तक रिस्क करेंगे, इन्होंने ऑलरेडी बहुत डिसोबीडियंस कर ली है। अच्छा पंचोटा साहब, इसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं फैसलों के दौरान। आप प्रैक्टिसिंग वकील हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि बहुत सी मिसालों को रखा जाता है और मिसालों की बुनियाद के ऊपर भी फैसले होते हैं। अब ये जितनी बैशिंग की गई है सुप्रीम कोर्ट की, बाहर चाराए दस्तूर पे खड़े होके मुख्तलिफ जलसों में, ऐवान के अंदर, अब इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस नहीं ले रही तो मुस्तकबिल के अंदर कोई अगर बात करे और उस पर तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया जाए तो क्या इस वाक़े को बुनियाद बनाया जा सकता है कि तब तो नहीं लिया गया था? देखें जी, ये इसे कहा जाता है इट्स अ मैटर बिटवीन द कंटेमिनर एंड द कोर्ट। किस जज की जिसे कहते हैं तज़हीक हुई है या कंटेम्प्ट हुई है, ये वो जज खुद डिसाइड करता है। कई जजेस जो हैं वो बहुत लिबरल होते हैं, जिस तरह लेट से जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था अपनी वकालत के दौरान, वो कहते थे मैं बिलीव ही नहीं करता कंटेम्प्ट के लॉ में एक्सेप्ट एक दो जगहों पर। इसी तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का एक डिफरेंट व्यू है कंटेम्प्ट पर, लेट से साकिब साहब का एक डिफरेंट व्यू था। खोसा साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने 1-2 मिनट में उड़ा दिए थे जब निहाल साहब पर तलाल साहब के साथ। सो हर जज पर डिपेंड करता है, लेकिन इसको एज प्रेसिडेंट साइट नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट अगर कोई केस डिसाइड हुआ है वो तो साइट हो सकता है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि आपने तब नहीं लिया। उन्होंने कहा होगा जी मैं मेरी बेइज्जती थी या मेरी कंटेम्प्ट थी, मैंने नहीं तब उस चीज को मुनासिब समझा, और किया भी ठीक है उन्होंने। बिकॉज गवर्नमेंट चाहती ये है कि वो उलझे इधर उधर के मामलात में, लड़ाई झगड़ा बढ़े, फिर वही 97 रिपीट करें वो और सुप्रीम कोर्ट को अटैक करें। कि किसी को सुप्रीम कोर्ट का तो बिल्डिंग का अटैक आज तक याद ही नहीं आता, आप सब भूल गए, तो तब था सिर्फ पीटी। नहीं, हमें तो बड़ा याद भी आता है और मैं तो उस पर बड़ा आईनी शाहद भी हूँ जी। देखिए ना सर, उस पर तो असल में तो आप देखें कि वो भी एक आइन के इम्पोर्टेंट सतून को अटैक किया गया था। अब उस अटैक को उन्होंने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कर लिया है। अब हरकतें ये वही कर रहे हैं, लेकिन करते डिफरेंट तरीकों से। कभी बिल ले आते हैं, कभी लॉ ले आते हैं, कभी अटॉर्नी जनरल के थ्रू ऑब्जेक्शन ले आते हैं। उनके पास ऑप्शन भी तो है ना, कुछ लोग रखे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, बाहर जो एहतजाज करना है उसमें पार्लियामेंट वाले नहीं होंगे। एग्जैक्टली। और आप कभी देखिएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ऐसे बंदे बैठाते हैं जो कि अगर रिमूव भी हो जाए तो उनको अफसोस ना हो। कभी भी आप अपना अच्छा, इसी में अहमद भाई, इसी में मुझे बताइएगा, एक केस चल रहा है इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत, वो जो एक मोजिस जज, खातून जज को धमकी दी, यहाँ पर तो रोज़ाना धमकियाँ दी जा रही हैं, तो क्या उसमें और इसमें फ़र्क नहीं होगा या इसमें इमरान खान को रियायत नहीं मिलेगी इसी बुनियाद पे? देखिए जी, वो वंस अगेन वही जो मैंने आपको आर्गूमेंट पहले दिया था कि वो तौहीन अदालत फील की हाई कोर्ट ने, और बल्कि उनके दौरान उन्होंने एक रिमार्क्स भी दिए कि हम अपने मातहत जजेस की जो तौक़ी और इज्जत है उसको अपने से ऊपर रखते हैं। खैर वो जो भी था उस चीज़ को टेकअप किया गया। और मजे की बात यह है कि जो FIR खान साहब पर दी गई थी उसकी कॉन्सिक्वेंस में वो FIR कॉश हो गई है ATC की हद तक, लेकिन वो चल रही है। अब वो जज ज़ेबा साहिबा की जो बेसिकली खुदा ना खास्ता कंटेम्प्ट है, जो भी अगर आप उनके अल्फाज सुन लें तो वो तो शायद कंटेम्प्चुअस भी ना, और उसको खान साहब क्वालिफाई भी कर चुके हैं आके कि जनाब मैंने तो कहा था कि मैं एक्शन लूंगा और एक्शन कानूनी एक्शन लूंगा। उसके मुकाबले में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो शहबाज शरीफ साहब, जो मरियम औरंगजेब साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारी अगर ये किसी भी ज़ी शऊर आदमी के सामने रखते हैं तो आप मुझे बताइए कि उस पर कंटेम्प्ट के अलावा कोई ऑप्शन है? उसके बावजूद उनको मौका दिया जा रहा है कि चलो एक प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर ना करें। ऑलरेडी 2 वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट खा गई है इस मुल्क में, तो एक तीसरे वज़ीर आज़म की बात ना आए।
जो कि अच्छी कोशिश है, लेकिन उधर दूसरी साइड पर भी तो कुछ शर्म हया होनी चाहिए ना। अगर सरफे नजर किया जा रहा है तो ये दूसरी तरफ वालों को भी समझना चाहिए कि सरफे नजर क्यों किया जा रहा है। टकराव की सियासत से बचने के लिए, पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए सरफे नजर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद पंसूटा साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, सियासी मामला में मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। हम जिस जगरगूं सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं, हमारी जो करेंसी है वो एक दिवालिया ज़दा मुल्क की करेंसी से भी नीचे चली जा चुकी, यानी श्रीलंका से भी हमारी करेंसी नीचे चली गई। ये हमारे लिए कितनी हैरत या अफसोस का मकाम होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे की अभी तक तकमील नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर अगर बजट बनेगा तो बजट में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत कहती है कि हम सही समत में गामजन हो चुके हैं, हमारा ट्रैक ठीक हो चुका है, हमने जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करनी थी कर ली, अब मुश्किल वक्त जो है वो गुजरने का वक्त है। तो क्या वाकई मुश्किल वक्त गुजर जाएगा या फिर हमें मजीद तबाही का सामना करना पड़ेगा, हमारे ऊपर मजीद बोझ पड़ेंगे, सब्सिडाइज सेक्टर्स बंद कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान में इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या होगा? ये तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है। माहिर मईशत कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरकजी रहनुमा ताजिर इत्तेहाद सुहेल महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब और कैस साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कैस साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हमने पैसा भी वापस करना है जो सूद की मद में अदायगी है, और दूसरा ये है कि बजट भी हमने बनाना है। तो क्या आप ये समझते हैं कि किसी तरफ से हौसला अफजा कोई खबर सुनने को हमें मिलेगी? अभी तो नहीं मिलेगी सर। बात यह है कि जब आपके इंटरेस्ट रेट 21% पे होंगे तो और जो इन्फ्लेशन है वो 36% से ज्यादा होगी और कहीं 48 के करीब जा रही है, तो इस सूरत में छोटे कारोबार तो नहीं चल सकते। जब आपका डॉलर 300 कुछ पे चला गया है, आपका तेल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस भी बाहर से आती है, दीगर अब तो खुर्दनी चीजें भी बाहर से आ रही हैं, तो इस सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के मईशत का पहिया चलेगा। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 0.8 पे है हमारी ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 0.2 पे है, और शायद इस तरह रहा तो ये माइनस में चली जाएगी ग्रोथ। तो ये जो जब तक रोजगार नहीं लोगों को मिलते, जब तक उनकी कुव्वत खरीद नहीं बढ़ेगी, जब तक कारोबार नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? ये टैक्स नए लगा देंगे मगर उन्हीं पे लगाएंगे जिनके पास जिन पे पहले लगे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी मईशत संभल सकती है, क्योंकि पॉलिसी ही नहीं है मईशत को संभालने की। सुहेल भट्ट साहब, आपने कैस साहब की बात सुनी। आप ताजर रहनुमा हैं, एक एक मार्केट पे जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में आपके राब्ते हैं। एक तो ये बताएं, मौजूदा जो बजट बन रहा है उसमें आपको बुलाया गया, मुशावरत की गई, और दूसरा क्या पाकिस्तान के अंदर अब कारोबार के कोई हालात रह गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ताजरों के जो इस वक्त हालात हैं, कभी भी इतने ख़राब हालात नहीं हुए। मार्केटों में सामान भरा पड़ा है और गाहक नहीं है, और जहाँ पे इंपोर्ट की बात करते हैं तो जो इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए तो वो डॉलर भी इस वक्त इस इंतहा को पहुँच चुका है कि 310 में भी मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा। और ये कोई जो भी सूरत हाल पैदा हुई है, हालांकि मैं समझता हूँ कि हम ये सोचते थे कि ताजर दोस्त हुकूमत जो है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और PDM की है, वो ये कम अज़ कम डॉलर पर कंट्रोल करेगी। जो कीमतें हैं पेट्रोल की हैं, जो हमारे इस वक्त बिजली के जो बिल आ रहे हैं उन पे कंट्रोल करेगी। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात पॉजिटिव नहीं हुई
जिसके हम ये कहें कि ताजर जो छोटे ताजर हैं, जो मार्केटों में बड़े ही अजीब हालात से गुजर रहे हैं, उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आए। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो 9 मई के हालात हुए हैं और उसके पहले और अब उसके बाद हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, बट साहब आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की है कि छोटे ताजरों के लिए हम कुछ इकदाम करेंगे। क्या आपको दिखाई देता है कि कोई इकदाम होंगे? दूसरी बात ये है कि सुपर टैक्स का जो नफाज था, अगर बड़े ताजरों की बात कर ली जाए तो वो भी खत्म नहीं होगा, वो आगे चलेगा। मुझसे बात की आपने? नहीं, भट्ट साहब से। मैं कैसा आपकी तरफ आता हूं, यही अर्ज कर रहा था। जी भट्ट साहब आपसे पूछे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इसहाक डार साहब ने ताजरों के साथ कोई वाज़ेह मीटिंग नहीं की। ये जब आए थे तो हमें बहुत उम्मीद थी कि डार साहब जो हैं वो ताजर दोस्त वज़ीर थे और उनके इक़दामात से ताजरों को सुख का सांस मिलेगा। लेकिन सूरत जो है वो इस वक्त ख़राब से ख़राब होती जा रही है और हम उम्मीद में हैं, उम्मीद करते हैं कि इस हुकूमत के साथ जो है हमारे ताजरों के नेगोशिएशन होगी, कोई मीटिंगें होंगी और हम कोई अपनी सजेशंस देंगे। ये अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ना ताजरों को बुलाया है, ना कोई मशवरे हमसे लिए हैं, लेकिन हम इस वक्त तैयार हैं कि जब ये बुलाएं तो हम अपने जो मसाइल हैं, अपनी मुश्किलात हैं, वो भी बताएं। ये इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, ये जो माशी हालात हैं वो भी ठीक नहीं होंगे। तो मेरी तो ये जी भट्ट साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। भट्ट साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं। कैसा अगर IMF से पाकिस्तान का मुआहिदा नहीं होता, जो होता नज़र भी नहीं आ रहा और वज़ीर-ए-आज़म साहब आज इस खदशे का इजहार भी कर गए हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले जो दिन है उसमें बजट अवाम दोस्त हो सकेगा और आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल सकेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि IMF हालांकि उनका मैंडेट नहीं है, सियासी मैंडेट नहीं है, मगर वो इंतज़ार कर रही है कि आपके पाकिस्तान में इलेक्शन हो, कोई 5 साल की हुकूमत आए और वो कोई माशी पॉलिसी दे और उससे गुफ्तगू करें। वो बहाने लगा रहे हैं डिले करने के जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो मुआहिदा तो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कुछ शर्तें लगाई हुई हैं ये हमारी इस हुकूमत ने पूरी नहीं की और ना वो कर सकते हैं। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने आज कहा कि हमने तमाम शर्तें पूरी कर दी हैं। जी देखें, एक शर्त ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएं, एक शर्त ये है कि आप गुर्बत दूर करें, एक शर्त ये है कि आप एक अकाउंट रखें, एक शर्त ये है कि आप असासे बताएं और उनकी ट्रेल दें। इनमें से तो कोई शर्त पूरी नहीं हुई। अगर आपको नजर आई है तो मुझे बताइए। अच्छा, कैसा ये बताइए, तजारती खसारा हमारा किस तरह कम हो सकता है? वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तजारती खसारा कम करने के लिए इन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी, तो ये फैसला आपकी नजर में किस हद तक सूदमंद था? देखिए, अगर इनका ख्याल था कि जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस कर देंगे, जो इन्होंने इनके मुताबिक कर दिया है, मगर ना इंपोर्ट आ रही हैं, ना LCs खुल रही हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी हो नहीं रही, मशीनें आपकी चल नहीं रही, तो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। दवाइयाँ नहीं मिल रही, कारों की इंडस्ट्री बंद हो गई, ट्रकों की इंडस्ट्री बंद हो गई, मोबाइल फोन्स की इंडस्ट्री, यही थे जिस पे फख्र करती थी पाकिस्तान की हुकूमतें कि हम तरक्की कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री जब बंद हो जाए तो उसको चंद साल लगा करते हैं रीएस्टैब्लिश होने में। मैंने तो ये देखा है कि कारोबारी लोग जो हैं वो डॉलर खरीद के इस मुल्क से बाहर ले गए हैं। सो जब तक आप इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने आपसे पहले बात की है कि 21% शरह वो इंटरेस्ट रेट पे कारोबार नहीं हो सकता। आपको सिंगल डिजिट पे लाना पड़ेगा, आपको कुछ मरासे देनी पड़ेंगी। ये अवाम दोस्त की जो बात हम करते हैं, तो बिजली महंगी हो रही,
गैस महंगी हो रही है, तेल कभी 10 रुपए सस्ता करते हैं, 20 रुपए महंगा कर देते हैं, उससे जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। आटा महंगा है, चीनी महंगी है और दीगर चीजें। तो अवाम दोस्त तो ऐसे नहीं होता। अवाम दोस्त तो ये है कि आप कारोबार के मौके बढ़वाएं, आप लोगों के रोजगार के मौके बढ़वाएं, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें जो 25% पे आप ले गए हैं, तो फिर अवाम दोस्त होता है। चंद सड़कें बनाने से तो शायद अवाम दोस्त नहीं होगा, अवाम बहुत मुश्किल में है। भट्ट साहब कैस साहब की आपने बात सुनी है, आप इस उम्मीद से बैठे हैं कि आपको बुलाया जाएगा बजट के लिए। बजट पेश करने में दिन भी थोड़े रह गए हैं, मेरे पास जो इतलात है उसके लिए उसके हवाले से बजट तैयार भी हो चुका है। अगर इस पे आप पे दोबारा वही टैक्स लगते हैं, सारा कुछ उसी तरह होता है, तो भट्ट साहब ताजर किधर जाएंगे? क्या दुकानें बंद करके चाबियां दे देंगे आप? देखिए राणा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ताजर से पहले मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये भी कहूँगा कि देखें, इस मुल्क ने हमें तिजारत दी, दुकानें दी, मकान दिए, पैसे दिए, अब इस मुल्क को देने की बारी है। हमें चाहिए कि हम ताजर जो हैं इस बात पे लिए तैयार हैं कि हम टैक्स जो ये लगाएंगे, अगर ये हमें खुद बात करें हमारे साथ, ताजरों के साथ, तो हम ये टैक्स दे के हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं। हम ये टैक्स, ये नहीं है कि हम टैक्स लगाएं और हम ना दें, हम तो चाहते हैं फिक्स टैक्स लें हमसे, अपना एक टारगेट बनाएं और ये भीख मांगनी छोड़ दें। ये जो हुकूमतें, आपको पता है कि पीटीआई ने भी वही किया जो ये अब IMF के पीछे लगे हुए हैं। ये जब से मुल्क बना है तो हम मांग ही रहे हैं। आवाम की भलाई के लिए कब फैसले किए जाएंगे, ये वो सवाल है जो आवाम जानना चाहते हैं, जिसका जवाब हुकूमरानों के पास तो मौजूद है लेकिन वो देना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया कैसे साहब और भट्ट साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पर मजीद बात की जाएगी कि बजट का तश्कील दिया जाना किस हद तक मुश्किल है और हुकूमत किस तैयारी में है। कहीं नहीं जाएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जब वफाकी हुकूमत की तवज्जो अब बहुत सी चीज़ों से हट चुकी है, अब उन्हें तश्कील देना है, तो बजट को तश्कील देना। बजट का तश्कील दिया जाना इस बात का फैसला होगा कि वफाकी हुकूमत आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन के लिए मैदान में उतरती है तो उसके पास नैरेटिव क्या होगा, अवाम को बताने के लिए क्या होगा कि आपके लिए क्या रिलीफ का सामान किया गया, अवाम को बताने के लिए क्या होगा कि आपके ऊपर जो मुआशी अजाब मुसल्लत था उसमें किस हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है, अवाम को बताने के लिए क्या होगा कि पेट्रोल की कीमतों में किस हद तक कमी वाक़ई कर दी है, या सुपर टैक्स का जो नफाज था वो सुपर टैक्स का नफाज एक बड़े तबके के ऊपर है, अवाम जो छोटा तबका है, महरूम तबका है, उसको कुछ बेहतरी का सामान हमने मुहैया कर दिया। इसी बारे में बात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, अगर ये सारा, ये अभी सियासी मंजरनामे को छोड़िए, अभी सिर्फ मुआशी मंजरनामे के ऊपर आते हैं और आपकी ग्रिप भी है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। 9 जून को बजट के हवाले से इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। आप समझते हैं कि तमाम तर तैयारी, बजट का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और उसमें कोई बेहतरी का सामान भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बजट की प्री बजट हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही जो बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कराची में, वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे मेहमान थे। गवर्नर हाउस में मैंने इनवाइट किया हुआ था। काफ़ी दिनों से मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कह रहा था कि इंटरेक्शन करें और बजट की तैयारी के लिए मशवरा करें स्टेक होल्डर से। उनकी मेहरबानी है कि वो तशरीफ़ लाए। आज बड़ी तफसील से हमने कोई 1 घंटा और 15 मिनट इसी टॉपिक पे बातचीत की है और तमाम लीडिंग लोग और इवन दरमियाने तबके के मुख्तलिफ सेक्टर के लोग, एक्सपोर्टर्स भी, इम्पोर्टर्स भी, ट्रेडर्स भी और हर तबके से। तो इस वक्त बजट बनाना कोई इतना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किलात हुकूमत को फेस हो रही हैं। IMF अभी तक हमारा प्रोग्राम फाइनलाइज नहीं हो सका।
अभी फिर जो ओपन मार्केट रेट है और इंटर बैंक रेट है उसमें फ़र्क बहुत बढ़ रहा है। महंगाई अपनी जगह पे कायम है और बढ़ रही है, और हम सोच रहे हैं कि किस तरह आम तबके की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, किस तरह उनको रिलीफ दिया जाए, क्या तरीक़ाकार हो। लेकिन पाकिस्तान के पास रिक्वायर्ड फंड नहीं है, हमारा रेवेन्यू टारगेट भी पूरा नहीं हुआ इस साल का, और सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही है ना। देखिए जो फिर आप इकनॉमिक पे जब बात करते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने जो $3 अरब जो आज के 87,000 करोड़ रुपए बनता है वो चंद अमीरों को तो 0% पे दे दिया, लेकिन ख़ुद हुकूमत वो जो ले रही है वो सूद पे ले रही है, और हर साल उस पे 15-16 हज़ार करोड़ रुपए सूद भर रही है। उसी रकम पे जो अमीरों को फ्री दिया है, खुद हुकूमत ने कर्जा लिया है, अपनी रकम उनको फ्री दी है, खुद कर्जा लिया है, 15-16 हज़ार करोड़ रुपए सूद भर रही है। तो इतना सूद भर के हमारे पास तो रेवेन्यू नहीं है, पैसे नहीं है। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं कोई बड़ा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। इस वक्त बहुत ही मुश्किलात हैं बजट के बारे में, और IMF से ये ठीक है उन्होंने बड़ी अपनी प्री कंडीशंस लगाई हैं। मैं समझता हूँ तब भी हमें अपनी इकनॉमिक टीम में और इजाफा करना चाहिए और इंटरेक्शन करना चाहिए, और IMF से कोशिश करनी चाहिए फ्लेक्सिबल होके उनको भी समझाएं, उनको कन्विंस करें अपनी मुश्किलात के बारे में। शेख साहब आपका हमारा इक़्तिदार में जब से आप आए हैं मेरे ख्याल काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं, और हर प्रोग्राम में एक ही एलिगेशन होता है कि अमीरों को नवाज दिया PTI ने। बिल्कुल नवाज दिया, उन्होंने जो किया आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपकी हुकूमत ने 1 साल 4 महीने में क्या कर दिया, एक ही चीज़ को लेकर हम बैठ गए। आज आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गया कि हम मुंह छुपाने पर मजबूर हैं। तो फिर आपके इतने एक्सपर्ट लोग जो थे 11, 12, 13 जमातें सब के सब अरेस्ट हो, तो कुछ तो किया होगा ना। राणा साहब आप तो इकनॉमी को इतना आसान समझ रहे हैं। हम जो आज एक सिर्फ इमरान खान की हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमतें भी और पिछले 30 साल की हुकूमत, हम जो सिर्फ अपने आप को कर्ज ले लेके बचाते रहे, अब वो सारी चीज़ हमारे कोई भी हुकूमत आ जाए, इसमें कोई इलेक्शन हो जाए, ये इलेक्शन कर रहे थे। मैं आपको 1 साल से कह रहा हूँ, 12 मई को मैंने कहा था पिछले साल कि पहले आपस में बैठ जाए और मिल के, आपको याद होगी सारी बातें, मुझे याद है। आज वही सामने आ गई ना आपकी बात। हमारा मरीज जो है वो वेंटिलेटर पे है। मैं इस वक्त किसी एक हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा। हमारी हुकूमत ने 15 महीने में जो कोई ऐसी कोई रिमार्केबल चेंज की और नहीं की, मैं तो बड़ा खुला आपसे कह रहा हूँ, हमें सबको मुल्क हम सब का है, इनमें हुकूमतों को और पार्टियों का नहीं है। रियासत ज़्यादा अजीज है हमें बनिस्बत अपनी पार्टियों से, और हमारी पार्टियों में देखिए जब हम कर्जे ही लेते रहे, हमने देखा ही नहीं अवाम की तरफ हमने, और कर्जा भी जो लिया ना, यानी अमीर आदमियों को पाकिस्तान में। अच्छा चलें, इसी बात को अब आपने ये बात दोबारा दोहरा दी है शेख साहब, इसी बात को आप कहते हैं जी 87,000 करोड़ रुपया अमीर तबके को दे दिया गया। दूसरा आपने ये कहा कि उसी के ऊपर हमें 16 से 17,000 करोड़ रुपया टैक्स अदा करना पड़ता है। अब वो जो अमीर तबका है ये इसी हुकूमत में भी तो मौजूद है। चलें, सूद अदा करना पड़ रहा है, चलें वो इसी हुकूमत में मौजूद है। आप उनसे बातचीत करते कुछ पैसे वापस कर दें, हमारे लिए मुश्किल है। या फिर आप ये समझते हैं कि जिनको नवाजा हुआ है वो मौजूदा हुकूमत के लोगों से भी यारी दोस्ती रखते हैं, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो सकती? बिल्कुल यही बात है, ये हर हुकूमत के वो दोस्त होते हैं। जब तक हम ये नहीं फैसला करेंगे ना, हमने अपने मुल्क को बचाना है, स्टेट को बचाना है, रियासत को बचाना है। वो लोग हमारे हर पार्टी में शामिल हैं। इस वक्त पार्टियों की बात नहीं हो रही, आप पार्टियों की बात करते हैं ना। हुआ क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फर्टिलाइज़र की आपकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे आप उनको गैस बड़े कम रेट पे देते हैं, सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र वाले नफ़ा कमा लेते हैं और कोई गैस आगे वो काश्तकार को या वो सस्ता नहीं देते। फिर आपके बैंक हैं, बैंक अंधाधुंध हर हुकूमत में, इस हुकूमत में अभी भी हो रहा है, अंधाधुंध कमाया है। मैं जाके अपनी स्टैंडिंग कमेटी में बार बार उनसे कह रहा हूँ कि जो कुछ उनके जी में आता है वो करते हैं, कोई किसी को फैसिलिटेट नहीं करे। हमारे यहाँ नेशनल बैंक हुकूमत का बैंक है, मैं अभी इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ। 15 महीने से नेशनल बैंक का सदर नहीं बन सका,
काम क्या होना है? सबसे बड़ा एक ही बैंक है हुकूमत के पास। अच्छा, जो एक कंपटीशन कमीशन है जिसका काम है कि जो मुल्क में मोनोपोलीज हैं या जो बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं उनको चेक करना, उसके बोर्ड के 5 मेंबर हैं, सिर्फ एक जो उसकी चेयरपर्सन है वो मौजूद है पिछले 1 साल में। मैं अपनी स्टैंडिंग कमेटी में कहता 4 मेंबर ही नहीं है कि वो चेक कर लें कि जो बड़ी बड़ी कमाई कर रहे हैं, जो मोनोपोली कर रहे हैं, जो कि कार्टेल बना रहे हैं, हमें आउट राइट चेंज करना पड़ेगा, ड्रास्टिक चेंज कर। अभी IMF हमसे क्यों नाराज है? देखिए वो उनको अब सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे? बात शेख साहब, राणा साहब पूछेंगे आप ना गिले करते हैं और गिले करने चाहिए जो हकाइक पे मबनी है। सवाल ये है कि मैं अगर इस इदारे में काम कर रहा हूं, 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा हूं और कल को मेरी ज़बानबंदी के लिए ये हिदायत जारी कर देता है चैनल और मैं वहां पे कोई बात करूं, मेरी सुनने के लिए कोई मौजूद ना हो, तो मुझे यहां पे रहने का फ़ायदा क्या है? मैं यहां से निकलूं और कहीं और जाके बैठ जाऊं। अब आप ये कहते हैं कि आपकी सुनी नहीं जाती, तो आप इतना अरसा फिर उनके साथ बैठे किस वजह से हैं? नहीं, मेरी देखिए, ये उनकी अच्छी बात है, मेरी फुल सुनते हैं। पहले तो आप ये सवाल ही कर रहे हैं, आप मुझे बता दें जो पार्टी PTI जिसको लोग समझते थे कि वो बहुत कमाल कर रही, कोई उनके अपने साथी क्या ट्रेनिंग किए गए? एक बंदा तो उनका छोड़ है, हमारे ऊपर भी किस तरह छोड़ है, किस तरह छोड़ है आपस में? शेख साहब, मैं इस मौसम पे आना नहीं चाहता था, मैं तो नहीं आ रहा, आप ही आएंगे। तो मुझे एक बात बताएं। हाँ, आए खुल के करें बात। कितनी खुल के कर सकते हैं शेख साहब? आप जितनी खुल के नहीं कर सकते जितनी आप कर सकते हैं। मुझे ये बता दें वो किस तरह छोड़ रहे हैं? मैं तो कर सकता हूँ जी, मुझे छोड़, आप बताइए। लोग कहते हैं जी प्रेशर पे छोड़े, बिल्कुल गलत बात है। देखिए 30 साल से मैं एक पार्टी में हूँ, क्या 3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट ने जो पिछला अपने चहीते इमरान खान को हुकूमत दी, क्या मैं उस वक्त पार्टी मैंने छोड़ दी अपनी? ये क्या लोग हैं जो एक हफ्ता नहीं ठहर पा रहे? हमारे तो 6-6 महीने 1-1 साल गए और 6-6 महीने रहे ना, अंदर रहे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राणा साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।